हेलो और माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम एसएस फिजिक्स सर। मैं आपको आज बताऊंगा बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि पूछा जा चुका है। हो सकता है शायद ये भी आ सके 2025 में। तो देखिए ये कौन कौन सी क्वेश्चन है के लिए जानने के लिए आपको ये लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो में करते हैं स्टार्ट। ये रहा पहला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या संबंध है। ये अक्सर 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे वो क्वेश्चन बनता है जो कि मैं अगले वीडियो में जरूर करा दूंगा। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के बीच में संबंध। देखिए संबंध कैसे सिद्ध होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी पहले से ले रखा हूं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने आसपास। ठीक है, अब मैंने एक यहां पर ए पॉइंट लिया हूं। अब ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पर एक अलग से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला रहा हूं जिसका नाम है क्यू नॉट। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से बी बिंदु पर लाएंगे तो इस चार्ज के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड बी बिंदु पर इसको आगे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही दिशा में इस क्यू नॉट पर फोर्स लगाएगा जिसका सूत्र होगा ई क्यू नॉट। ठीक है, तो जब हम इसको इधर ला रहे हैं तो लाने के लिए हमें तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो वो एक्सटर्नल फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस चार्ज पर लगाए गए फोर्स के लगभग बराबर होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और हमारे द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स लगभग बराबर होना चाहिए। और ऐसा लाना है कि कोई एक्सेलरेशन क्रिएट ना हो। अगर एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा तो दिक्कत है ना। तो जब ए से बी पर लाएंगे एक फोर्स लगाकर तो किसी डिस्टेंस तक लाएंगे। तो मान लेते हैं छोटा डिस्टेंस ए से बी तक लाने में डी आर लगा। डी आर एक छोटा सा डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है जो ए से बी में लाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो डी आर होता है और फोर्स लगाया जाता है एफ ई। तो ध्यान से समझो, अगर तुम देखना चाहते हो कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगा रहा है तो बोल सकते हो इन्फिनाइट की डायरेक्शन में, है ना। और चार्ज को ला रहा है इस डायरेक्शन में, तो काम ध्यान से देना डिस्प्लेसमेंट इधर होगा बट फोर्स एक्चुअल में इधर लग रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो सवाल है कि यहाँ पर काम कितना किया जा रहा है ए से बी में लाने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन ए टू बी बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म को हटाएंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है तो कॉस थीटा आएगा। और कॉस थीटा कितना होगा जी 180, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस डी आर और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस में हो जाएगा। यानी कि ए से बी तक लाने में जो काम होगा वो आपका होगा यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क होगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल वर्क होगा। ए से बी तक लाने में जो काम होगा, चार्ज को लाने में जो काम होगा वो होगा डब्ल्यू ए बी बराबर, ठीक है ना, होता है एफ डॉट डी आर। मतलब एफ डॉट डी आर में डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कॉस थीटा 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस हो जाएगा। यानी कि ए से बी तक में जो वर्क होगा वो माइनस एफ एक्सटर्नल फोर्स डी आर के बराबर होगा। और इस तरह से ए से बी बराबर वर्क डन ए टू बी इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा और यहां रखेंगे डी आर। ठीक है, अब छोटा सा बातें बताने जा रहा है। वर्क डन, ध्यान देना, वर्क डन को हम एक तरह का सवाल लिख सकते हैं, पोटेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, और पोटेंशियल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं वर्क डन बराबर कि ए से जो बी होगा वो लिखने के बस एक ही तरीका है कि जिस बिंदु पर आप ला रहे हो चार्ज को उस चार्ज को लिख दो क्यू नॉट, और जिस बिंदु पर ला रहे हो उस बिंदु की पोटेंशियल, छोटा सा पोटेंशियल है ना, क्योंकि छोटा सा चार्ज ला रहे हैं तो इसको मानते हैं डीवी। पास में जिस चार्ज को ला रहे हो उसका चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट, और जिस बिंदु पर ला रहे उस पॉइंट पर, है ना, पोटेंशियल डीवी है। तो इस हिसाब से दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो वर्क डन भी निकल जाएगा ए टू बी। इसको मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये भी वर्क डन ए से बी, ये भी वर्क डन ए से बी, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो एक इक्वेशन बन के आएगा, क्या बन के आएगा, माइनस में एफ डी आर इज इक्वल टू डी वी एफ इंटू में क्यू नॉट। ठीक है ना। अब बताइए एफ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखेंगे ई नॉट, ई क्यू नॉट। तो यहां पर रख देंगे ई क्यू नॉट इंटू डी आर, ये माइनस छूट गया, ये देंगे माइनस, बराबर में क्या होगा डी वी क्यू नॉट। देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा माय डियर, तो यहां से माइनस में ई बराबर, या माइनस को नहीं भेज दो, ई बराबर क्या आएगा
इस साथ में डी आर बट्टा में चल जाएगा तो डीबी बटा डी आर। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला बन जाता है पोटेंशियल के बीच में संबंध के रूप में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक संबंध बना, E बराबर माइनस डीबी बटा डी आर, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी का क्या नाम पड़ता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखिएगा, ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, इसको याद रखना। E बराबर माइनस डीबी बटा डी आर, E बराबर माइनस डीबी बटा डी आर। माइनस ये शो करता है कि चेंज इन जो पोटेंशियल होगा, ध्यान समझना, माइनस ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा किया गया वर्क के अपोजिट में होगा, है ना, किया गया वर्क के अपोजिट में होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो ये था आपका संबंध जो कि 2 नंबर में आता है, छोटा सा रिलेशन था। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लो। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत विभव। देखो, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग एट ए पॉइंट फ्रॉम इनफिनाइट द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझो, देखो किसी भी एक क्यू नॉट चार्ज को मान लो इनफिनाइट से लाते हैं, अनंत से लाते हैं। देखिए एक बात बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, वो किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होता है। जब भी होगा तो 2 पॉइंट के लिए ही डिफाइन होगा। तो एक पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर ले लिया जाता है और दूसरा पॉइंट अनंत, और अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु पर लाया जाता है, और लाने में जितना जो काम होता है वही काम पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन हाँ, वो जो लाया जाएगा जो चार्ज, वो हमेशा 1 यूनिट का होना चाहिए, यानी 1 कूलम होना चाहिए, जिसे हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफिनाइट से किसी बिंदु बी पर ला रहे हैं। मान लो अब कि ये ए जो है ना वो इनफिनाइट पर है, तो इनफिनाइट पर क्यू नॉट को बी पर ला रहे हैं, तो कोई तो काम करेंगे ना इनफिनाइट से बी। तो यहां पर लिखेंगे काम जो करेंगे हम लोग इनफिनाइट से बी, काम किए इनफिनाइट से बी। तो इनफिनाइट से बी जो काम करेंगे वो कैसे काम करेंगे? पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि आवेश को, परीक्षण आवेश को प्रति इकाई में लाने में जो काम होगा इनफिनाइट से बी तक। तो यहाँ पर प्रति इकाई आवेश को नीचे में रखना पड़ेगा, तो क्यू नॉट, और लाने में काम कहां से कहां? इनफिनाइट से बी। तो इनफिनाइट से बी काम हो गया, और इसी के हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है ना, कहां पर? इस पी बी बिंदु पर। कैसे निकलेगा? तो तुम डिफरेंस करके निकाल सकते हो, वी बी इनफिनाइट। अब वी बी इनफिनाइट को लिखेंगे वी बी माइनस वी इनफिनाइट बराबर वर्क डन टू इनफिनाइट टू बी अपॉन में लिखेंगे क्यू नॉट। अब देखो, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इनफिनाइट पर, कहां पर? इनफिनाइट पर, जिसको बोलते हैं अनंत। इनफिनाइट पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो अगर हम यहां पर ही इसके जगह 0 रख देंगे तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकल के आ जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। इसे ही शॉर्ट में डायरेक्ट लिख सकते हो, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज इज नो एज पोटेंशियल। ठीक है ना, पोटेंशियल। देखिए इसका मात्रक जो होता है, यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। याद रखिएगा, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और इस फॉर्मूला से भी एक अलग से यूनिट निकाल सकते हो। फॉर्मूला से जो मात्रक निकालेंगे ये है W माने वर्क, और नीचे चार्ज यानी आवेश, तो इसका हो जाएगा जूल, और आवेश का होता है कूलम, तो जूल पर कूलम, यानी कि 1 वोल्ट में होता है 1 जूल पर कूलम। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। ठीक है, इसकी डायमेंशन जो होता है वो m एल स्क्वायर टी के पावर -3 और a के पावर -1 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में क्या लिखते हैं? तो देखो लिखें प्रति इकाई परीक्षण धनात्मक आवेश को, यानी कि टेस्ट चार्ज को प्रति इकाई अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर लाते हैं, और लाने में जितना भी हम लोग काम करते हैं उस काम के परिमाण को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, याद रखना कि हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आपको चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इनफिनाइट से लाना होगा। अगर कहीं दूसरे चार्ज से लाते हैं तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिना 2 पॉइंट से कभी डिफाइन हो ही नहीं सकता है। एक्चुअल में देखो तो अब आपके सिलेबस में, आपके एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफाइन ही नहीं है। एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस का डिफाइन है। पोटेंशियल हमेशा 2 बिंदुओं के से निकलता है। ठीक है, तो एक इनफिनाइट लिया जाता है जिसकी वजह से इनफिनाइट 0 हो जाता है, तो 1 पॉइंट पर पोटेंशियल निकल जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अगला आता है कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर या फिर कैपेसिटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर ये आते रहता है, और ये भी पूछता है कि कैपेसिटी जो है कंडक्टर का या कैपेसिटर का, वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस कारक पर डिपेंड करता है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो
कैपेसिटर होता है क्या, कैपेसिटर का काम क्या है? देखिए जो कैपेसिटर होता है वो एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को है ना पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा करता है, स्टोरेज करके रखता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा रखता है, ठीक है ना। और जब जहां जरूरत पड़ता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को सडनली प्रोवाइड करता है, जिससे आपका वो वर्क हो पाता है। जैसे में पंखा, पंखा हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर जिसको बोलते हैं कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों, इसलिए क्योंकि पंखा जो होता है वो थोड़ा हाई लोड का रेसिस्टेंस का होता है, तो उसको हाई एनर्जी चाहिए, तो उसको घुमाने के लिए हम उसमें कैपेसिटर लगाते हैं, ताकि कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को पूरी तरह से स्टोर कर ले और वही इलेक्ट्रिक चार्ज सडनली क्या करे, उस कॉइल को प्रोवाइड करे, जिससे वजह से पंखा घूम सके। इसलिए हम लोग कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर एक्चुअल में क्या है, चार्ज को जमा रखने वाला एक प्रकार का डिवाइस है, जो डिफाइन होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। चार्ज अपॉन वोल्टेज को लिखते हैं C बराबर चार्ज अपॉन वोल्टेज। लिखें क्या, देखो चालक की धारिता को लिखें, इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, है ना। एक कैपेसिटर की वह कैपेसिटी, किस चीज की भाई, दो स्टोरेज इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेश को जमा रखने वाला, आवेश को जमा रखने की जो क्षमता होता है किसी की भी कैपेसिटर के पास पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इसको हिंदी में लिखेंगे किसी संधारित्र द्वारा प्रति इकाई विभवांतर में, यानी कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस में कोई कैपेसिटर कितना चार्ज को जमा रखता है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है, जैसे में आपके पास मान लेते हैं एक टंकी है, ठीक है, और उस टंकी में कितना पानी अट रहा है, उस टंकी की कैपेसिटी कहलाएगी। जितना भी पानी हटेगा ना, उसकी कैपेसिटी कहलाएगा। तो इसी प्रकार से कैपेसिटर की भी कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज को स्टोरेज कर रहा है, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस पर कितना चार्ज स्टोरेज हो रहा है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। इस तरह से हम बोल सकते हैं जो कैपेसिटी है, सॉरी जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो चार्ज पर डिपेंड करता है, यानी कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। और जब यहां से प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट C आता है, जो कि कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो यहां से C बराबर निकल जाएगा V अपॉन बटम चल जाएगा, तो C बराबर Q अपॉन V, यानी कि चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस में की गई स्टोरेज चार्ज कितना होगा, उसी को कैपेसिटी कहते हैं। इसका यूनिट फराइड होता है और इसका डायमेंशन जो लिखा जाता है वो m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2, यानी कि 1342। याद रखिए 13 जो होगा माइनस में होगा, 42 जो होगा प्लस में होगा, ठीक है, 1342। एक फराइड में 950 गुलाम होते हैं लगभग अप्रोक्सली, इसको आप याद करिएगा क्योंकि एग्जाम में भी आते रहता है। और एक फराइड में 1 गुलाम वोल्ट इनवर्स होता है, ठीक है। अगला है कि ये कैपेसिटर जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, तुम ही बताओ। जैसे टंकी का पानी ज्यादा अटेगा या कम अटेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? एक तो टंकी की साइज पर डिपेंड करेगा कि टंकी कितना बड़ा है ना, इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो उसी तरह से कैपेसिटर का कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है, किस फैक्टर पर? तो पहली बात ही आपको आगे जाकर एक फॉर्मूला सिद्ध करवाऊंगा कि कैपेसिटी बराबर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटी का सूत्र होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, है ना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके बीच में रहता है तो K आ जाता है। ये मैं आगे बताऊंगा और आप लोग भी पढ़े होंगे क्योंकि ये रिवाइज चल रहा है। तो C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। तो किस पर ये डिपेंड करा है? देखो 4 बातों पर डिपेंड करा कि 3 बातों पर। देखो सबसे पहले 2 पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, उसके एरिया पर डिपेंड करता है, और वो दोनों प्लेट के बीच में रखी गई है ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। तो देखिए मैं लिखता हूं किस किस पर डिपेंड करता है। पहले लिखेंगे डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना, एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट का मतलब होता है एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के जो प्लेट होता है उसकी एरिया पर डिपेंड करता है। मतलब जितना ज्यादा रहेगा एरिया, जितना ज्यादा बड़ा रहेगा टंकी, पानी उतना हटेगा ना। दूसरी बात है, इसको हिंदी में क्या लिखिएगा, संधारित्र के, हिंदी में लिखिएगा संधारित्र के, ठीक है ना, संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और वो भी डायरेक्टली क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, वो भी डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया का होता है। क्या देखिएगा, जितना ज्यादा बड़ा टंकी उतना ज्यादा पानी, जितना ज्यादा एरिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को उतना ज्यादा कैपेसिटी होगा, चार्ज को जमा रखने की कैपेसिटी होगा। दूसरी बात है डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द
डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, बोथ प्लेट्स इन कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, उसके बीच पर डिपेंड करता है। लेकिन ये इनवर्सली डिपेंड करता है बाबू, याद रखना, 1/d होता है। दोनों संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है ना। अगर आप डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो आपका कैपेसिटी घटेगा, लेकिन अगर एरिया को आप इंक्रीज करते हैं तो आपका कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा। इस बातों को ध्यान में रखना। तीसरी बातें जो है, आपका दोनों प्लेट के बीच में कौन सी मीडियम को डाला जा रहा, किस डाइलेक्ट्रिक को डाला जा रहा, उस पर भी डिपेंड करता है। मैं लिख दूंगा यहां पर भी तीसरा की डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख देता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है ना। अब सर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा हूं। अगर नहीं जानते हो तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओ, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैं उसका लिंक दे दिया हूं, या कमेंट करना मैं दे दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने बताया हूं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, वैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं परावैद्युत स्थिरांक, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे में दो प्लेट के बीच में, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में पेपर हो सकता है, माइका हो सकता है ना, कोई भी मेटल हो सकता है, या किसी भी प्रकार का कोई डाइलेक्ट्रिक अगर मीडियम है या फिर कोई मटेरियल है, तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है। वो भी डायरेक्टली, इस बात को भी याद रखना, वो भी डायरेक्टली डिपेंड करता है ना, डायरेक्टली सी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली। अगर आपका जैसे में दो प्लेट के बीच में वाटर है, ठीक है, तो वाटर रहेगा तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 गुना ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगा, है ना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है, वो भी डायरेक्टली। जितना ज्यादा वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, उतना ज्यादा उसकी कैपेसिटी भी होगी, चार्ज को जमा रखने की कैपेसिटी। तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट थी जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब, ठीक है, और सपोर्ट जरूर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।